आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी परीक्षा की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? मूल स्वर, घोष वर्ण, संयुक्त वर्ण या तालव्य वर्ण? तो राइट आंसर की बात करूं, छ ध्वनि जो है ना, ये संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आते हैं। संयुक्त वर्ण के अंतर्गत छ, त्र, छत्र, ज्ञा और एक है स्रा, ये आपके संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आते हैं। मूल स्वर की बात करें तो मूल स्वर कौन कौन से होते हैं? सो गाइस, मूल स्वर आ, ई, उ और री, ये आपके मूल स्वर होते हैं। घोष वर्ण की अगर हम बात करें तो घोष वर्ण या, रा, ला, या, रा, ला, वा और हा, ये आपके घोष वर्ण होते हैं। अच्छा, तालु वर्ण कौन कौन से होते? तालु वर्ण चा, छा, जा, झा और इया, ये आपके तालु वर्ण होते हैं। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। तो राइट आंसर की मैं बात करूं तो राइट आंसर आपका सी ऑप्शन पर जाएगा, ठीक है। दूसरा प्रश्न हमारा है गाइस, विवाहभरी किस भाषा का शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज, शंकर। विवाहभरी किस भाषा का शब्द है? देखिए, विवाहभरी जो है ना, ये तद्भव भाषा का शब्द है, क्योंकि संस्कृत के वे शब्द जो बोलते बोलते घिस गए, सरल हो गए, बदल गए, वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। सरल शब्दों में आप समझ सकते हैं कि ऐसे शब्द जो हिंदी भाषा से उत्पन्न हुए हों वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी पर। पंकज में कौन सा समास है? कर्मधार समास, द्विगु समास, बहुप्रिय समास या द्वंद्व समास? सबसे पहले आप पंकज का समास विग्रह कर लीजिए। तो पंकज का समास विग्रह क्या होता है? जो पंकज कीचड़ में उत्पन्न हो, इसका समास विग्रह क्या होगा? कीचड़ में उत्पन्न हो, उसको हम पंकज कहते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब किसी वाक्य में किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या भगवान के नाम आ जाएं तो वहाँ पर कौन सा समास होता है? बहुप्रिय समास होता है। तो कमल, कमल पर कौन बैठता है? सरस्वती माँ, और सरस्वती माँ को भगवान की उपाधि दी गई है, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा आपका बहुप्रिय समास। यानी राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर आपका जाएगा सी ऑप्शन पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला हमारा प्रश्न है कि अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ये होगा, ये होगा, ये होगा या फिर ये होगा? सरल शब्दों में समझ लीजिए, इसे आप तोड़ लीजिए, आप इसे, इसकी संधि कर लीजिए। अतिधन, आचार, तो अति कहां पर है? अति ये रहा, तो अत्याचार में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? अति उपसर्ग हो जाएगा। तो राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी पर। अगला प्रश्न है, राम आम खाता है में वाच्य का कौन सा रूप है? भाववाच्य, कर्मवाच्य, कृतवाच्य या उभयवाच्य? राम आम खाता है, ध्यानपूर्वक पहले पढ़िए फिर समझिए कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। राम आम खाता है, इसमें कौन सा वाच्य होगा? अब राम आम खाता है ना, तो राम आम खाता है यानी वो अपना कर्म कर रहा है, कर्म कर रहा है यानी कृत भी कर रहा है, कर्म कर रहा है। राम आम खाता है, कर्म तो नहीं कर रहा है, क्योंकि वो आम खाता है। तो यहां पर कौन सा वाच्य हो जाएगा? तो यहां पर हो जाएगा कृतवाच्य। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी पर। देखिएगा, जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, अगर आप इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर भी कर दीजिएगा आप लोग एक बार। अगला हमारा प्रश्न है कि वास्तविक का विपरीत अर्थक शब्द क्या होता है? सच, झूठ, अवास्तविक, अनिश्चित। वास्तविक का विपरीत अर्थक शब्द की बात हो रही है, तो वास्तविक का विपरीत अर्थक शब्द होता है अवास्तविक। तो राइट आंसर आपका सी वाले ऑप्शन पे जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? निर्वहन, निर्वहन में कौन सा उपसर्ग है? निर होगा, नी होगा, निव होगा या नीरव होगा? निर्वहन में कौन सा उपसर्ग होगा? तो मैंने आपको क्या बताया था कि स्टार्टिंग का जो शब्द होता है वो आपका उपसर्ग होता है और लास्ट वाला जो शब्द होता है वो आपका प्रत्यय होता है। तो निर्वहन में नी जो है आपका ये उपसर्ग हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी पर। अगला प्रश्न देखिएगा,
नियोग में कौन सा समास है? अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास या कर्मधार समास? नियोग में तो मैंने आपको क्या बताया था कि जहाँ पर नी आ जाए, यथा आ जाए, अनु आ जाए, प्रति आ जाए, बड़ा आ जाए, भर आ जाए, उद आ जाए और हर आ जाए, तो वहाँ पर कौन सा समास होता है? अव्ययभाव समास। तो इसमें आप स्टार्टिंग का शब्द देख लीजिए, नी है, देखिए नी दिया है, नी दिया है, नी, ये नी है। यथोचित, अनुप्रति, प्रतिदिन, आडंबर, भरपेट, उदय, हर दिन, ये सभी शब्द जो हैं अव्ययभाव समास के उदाहरण होते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला हमारा प्रश्न है गाइस कि पुनर्विवाह का संधि विच्छेद क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से 5 स्टार लगा लीजिए। तो पुनर्विवाह का संधि विच्छेद होता है पुनः धन विवाह। अच्छा, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि पुनर्विवाह में प्रयुक्त संधि कौन सी हो जाएगी? विसर्ग संधि हो जाएगी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी पर। अगला प्रश्न, अल्पायु का विपरीत अर्थक शब्द क्या होगा? यानी इसका अपोजिट, यानी इसका विलोम शब्द क्या होगा? दीर्घायु होगा, चिरंजीवी होगा, बहुसंख्यक होगा या जीवित होगा? अल्पायु का विपरीत अर्थक शब्द क्या होता है? तो अल्पायु का विपरीत अर्थक शब्द होता है दीर्घायु। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। देखिए इसकी पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक पर क्लिक कीजिए और ज्वाइन हो जाइए आप लोग। अगला हमारा प्रश्न है, प्राण का विपरीत अर्थक शब्द क्या है? आत्मा, महाप्राण, अल्प प्राण या निष्प्राण? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से एक बार देख लीजिएगा आप लोग। विपरीत अर्थक शब्द, इसे आप विलोम शब्द भी कह सकते हैं। निष्प्राण, प्राण का विपरीत अर्थक शब्द होता है निष्प्राण। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी पर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में शब्दों में कौन एक पुर्तगाली भाषा का शब्द है? पिस्तौल, रेल, चेहरा, आदमी। अब इसमें जो आप पिस्तौल देख रहे हैं ना, पिस्तौल, ये आपका पुर्तगाली भाषा का शब्द हो जाएगा। तो राइट आंसर किस पे जाएगा? ऑप्शन नंबर ए पर। देखिए पुर्तगाली भाषा शब्द के अंतर्गत जैसे कि आल्पिन, अलमारी, बाल्टी, चाबी, फीता, तंबाकू, आया, इस्पात, स्त्री, कमीज, कनस्टर, कमरा, काजू, गमला, गोदाम, गोभी, तौलिया, नीलाम, परत, पिस्तौल, मेज, लापदा, साया, पारदी, परात, इस्पात, ये सभी शब्द जो हैं ये पुर्तगाली भाषा के शब्द के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न क्या है गाइस कि सजाना क्रिया से भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? सजा, सजावट, सजावा, सजावटी। सजाना क्रिया से भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? सजावट। तो राइट आंसर किस पे जाएगा? राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी पर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न हमारा है कि सेब में मिठास है, इस वाक्य में मिठास क्या है? भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा या जातिवाचक संज्ञा? अब सेब आप खा रहे हैं तो सेब आपने खाया, आपको मिठास लगा, तो आप सेब की तारीफ किसी व्यक्ति से करो कि ये सेब बहुत मीठा है, यानी आप अपना भाव व्यक्त कर रहे हैं, तो यहां पर हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, दो या दो से अधिक वस्तुओं या भावों के गुण, भाव आदि के मिलान या तुलना करने वाले विशेषण को क्या कहते हैं? गुणवाचक, तुलनात्मक, सार्वनामिक या प्राविशेषण? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे एक बार देख लीजिएगा आप लोग, 5 स्टार लगा लीजिए। तो उसको हम कहते हैं तुलनात्मक विशेषण। तो राइट आंसर आपका किस पर जाएगा? ऑप्शन नंबर वी पर जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, जवाहर किस भाषा का मूल शब्द है? हिंदी, संस्कृत, फारसी या अरबी? जो भी क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले। जवाहर किस भाषा का मूल शब्द है? तो जवाहर जो है ना, ये आपका अरबी भाषा का शब्द है। तो राइट आंसर किस पे जाएगा? तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी पर। उत्धन लंघन की संधि से निर्मित शब्द क्या होगा? उत्धन लंघन। तो उत्धन लंघन यानी इसकी जो संधि हो जाएगी ये उल्लंघन की संधि हो जाएगी, उत्धन लंघन। और उल्लंघन में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी? व्यंजन संधि हो जाएगी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, छोटी छोटी बातें जो होती हैं। निशांत दौड़ रहा है, वाक्य में क्रिया क्या है? अकर्मक, सकर्मक, संयुक्त, प्रेरणार्थक। निशांत दौड़ रहा है,
तो निशांत दौड़ रहा है ना, तो निशांत दौड़ रहा है तो इसमें हो जाएगी अकर्मक क्रिया। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर। सरल शब्दों में आप समझ लीजिए, जिस क्रिया का फल कर्म पर नहीं करता पर या पड़ता है उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। एक होता है अकर्मक क्रिया और एक होता है सकर्मक क्रिया। तो अकर्मक क्रिया के बारे में मैंने आप लोगों को बता ही दिया है, तो राइट आंसर आपका जाएगा ए ऑप्शन पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अब यहाँ पर जो आप इसमें मैंने पूरा क्वेश्चंस भी नहीं पढ़ा, मुझे आंसर पता चल चुका है। इसमें जो मेन कॉमन है वो है से। तो बचपन में आप लोगों ने पढ़ा होगा या शायद आपको याद हो, कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से। तो से किस में आता है? से आता है अपादान में। तो यहाँ पर कौन सा कारक हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा। तो राइट आंसर किस पे जाएगा? ऑप्शन नंबर वी पर जाएगा। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि आप बिना पढ़े भी उस पर टिक कर देते हैं। कारक के कुल कितने भेद होते हैं? अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो कारक के कुल 8 भेद होते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। हिमालय से गंगा निकलती, तो इसमें से मेन कॉमन है। प्रयुक्त कारक विभक्ति क्या होगी? अगला प्रश्न देखेगा 20वां, निम्नलिखित में से कौन सागर का पर्यायवाची है? जनार्दन, अपंगा, अर्णव, मुकुंद। कौन सागर का पर्यायवाची शब्द है? अब देखिए अर्णव जो है ना, ये आपका सागर का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। तो राइट आंसर किस पे जाएगा? सी ऑप्शन पे जाएगा। सागर के अन्य पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं? समुद्र हुआ, जैसे कि जलधि, वारिधि, सिंधु, नीरनिधि, नदीस, पयोधि, अर्णव, रत्नाकर, वारिस, जलधाम, निरधि। ये सभी शब्द सागर के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि किन वर्णों को अर्धस्वर कहा जाता है? तो या और वा, इन्हें अर्धस्वर कहा जाता है। तो राइट आंसर किस पे जाएगा? ऑप्शन नंबर वी पर। या, रा, ला और वा, या, रा, ला, वा, ये इनको कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखेगा। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किस शब्द में पन प्रत्यय नहीं है? बचपन, अपनापन, जलमय, लड़कपन। बचपन, इसमें भी पन प्रत्यय है। अपनापन, इसमें भी पन प्रत्यय है। जलमय, मैं, लड़कपन, इसमें भी पन प्रत्यय, लेकिन जलमय में पन प्रत्यय नहीं है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन पे जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेगा। अनुपयोगी किस शब्द का विलोम है? उपयोग, उपयोगी, अनुपयोग, प्रयोग। अनुपयोगी किस शब्द का विलोम शब्द होगा? तो अनुपयोगी जो है ना, ये उपयोगी का विलोम शब्द हो जाएगा। तो राइट आंसर किस पे जाएगा? राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी पर। अगला प्रश्न क्या है कि महात्मा शब्द में प्रयुक्त समास क्या होगा? अव्ययभाव, कर्मधार, द्विगु या द्वंद्व। सबसे पहले आप इसका समास विग्रह कर लीजिए। महात्मा का समास विग्रह क्या होता है? महान है जो आत्मा, महान है जो आत्मा, महात्मा। तो इसमें हो जाएगा आपका कर्मधार समास। तो राइट आंसर किस पे जाएगा? बी ऑप्शन पे जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा। गंगा जल किस समास का उदाहरण है? तत्पुरुष समास, अव्ययभाव समास, द्विगु समास या द्वंद्व समास। गंगा का जल, कर्ता ने कर्म को का, ऐसे भी पहचान सकते हैं और ऐसे भी पहचान सकते। गंगा अलग है, जल अलग है, दोनों को जोड़ दिया गया, नया शब्द क्या बना? गंगा जल। तो यहां पर कौन सा समास हो जाएगा? यहां पर जाएगा आपका तत्पुरुष समास पे। तो राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर आपका जाएगा ए ऑप्शन पर। ठीक है, अगला प्रश्न देखेगा 26वां प्रश्न, कलेजा ठंडा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? संतोष होना, ईर्ष्या होना, कलेजे में दर्द होना, मर जाना। कलेजा ठंडा होना, कोई ऐसी बात जिसे देखकर आपको खुशी मिली हो, किसी से आप बहुत ज़्यादा नफरत करते हो, वो किसी दुख या तकलीफ में है तो आपको खुशी हो रही हो, यानी कि कलेजा ठंडा होना, यानी कि संतोष होना। तो राइट आंसर आपका जाएगा ए ऑप्शन पर। अगला प्रश्न देखेगा, शब धन 22 पसेरी लोक तृतीय का सही अर्थ क्या होगा? अच्छा बुरा सबको समान समझना, संपत्ति का मूल्य नहीं जानना, गरीब होना, संतोष करना। सब धन 22 पसेरी, तो शब धन 22 पसेरी इसकी लोक तृतीय या मुहावरा भी कह सकते हैं आप लोग। अच्छा बुरा सबको समान समझना। तो राइट आंसर आपका जाएगा ए ऑप्शन पर। अगला प्रश्न देखेगा, निर्देश प्रश्न संख्या 28 से 30, निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें कोई एक विकल्प उक्त वाक्य का शुद्ध रूप है, उसका चयन करना है आप लोगों को। प्रश्न क्या है कि रेखा सुंदर गुणों से युक्त है, तो इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा?
ये तो होगा ना कि रेखा सुंदर गुणों से युक्त है, तो आप इसे ऐसे कर सकते हैं कि रेखा अच्छे गुणों से युक्त है। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी पर। इसमें ना कोई नियम लगेगा, ना इसके लिए कोई परिभाषा है। पढ़िए और आंसर दीजिए सोच समझकर। प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने प्रश्न आपके तैयार होंगे। वे प्रतिदिन आपस में परस्पर झगड़ते हैं, इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? वे प्रतिदिन परस्पर झगड़ते हैं, तो ये इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। तो राइट आंसर किस पे जाएगा? राइट आंसर आपका जाएगा ए ऑप्शन पर। अगला प्रश्न क्या है? मधु ने मिठासता से भरी गीत गाया। तो होगा नहीं कि मधु ने मिठासता से भरी गीत गाया, मधु ने मिठास भरा गीत गाया, ये कह सकते हैं आप लोग। तो राइट आंसर आपका जाएगा ए ऑप्शन पर, मधु ने मिठास भरा गीत गाया। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है कि अनामिका किसका काव्य संग्रह है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, प्रसाद। तो अनामिका जो है ना, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का काव्य संग्रह है। तो राइट आंसर आपका जाएगा ए ऑप्शन पर। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, चित्रलेखा किसकी रचना है? भगवती चरण वर्मा, धर्मवीर भारती, हरिवंश राय बच्चन, कमलेश्वर। चित्रलेखा किसकी रचना है? सो गाइस चित्रलेखा जो है ना, भगवती चरण वर्मा की रचना है। तो राइट आंसर आपका जाएगा ए ऑप्शन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11 वर्ष का समय शीर्षक कहानी की रचना किसने की? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, मुंशी प्रेमचंद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद। 11 वर्ष का समय शीर्षक कहानी की रचना किसने की थी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी पर। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि शोक विकल सब रोवही रानी, रूपशील बल तेज बखानी, करही विलाप अनेक प्रकारा, परही भूमि तल बारहिम बारह। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? शांत रस, भक्ति रस, करुण रस, वीर रस। अब यहां पर जो है शोक किया जा रहा है, तो जहां पर शोक की बात आए तो वहां पर कौन सा रस होता है? तो वहां पर होता है करुण रस। तो करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। तो राइट आंसर किस पे जाएगा? राइट आंसर जाएगा सी ऑप्शन पर। ये कुछ ट्रिक हैं जिन्हें आपको अपने माइंड में फीड करनी है, पूरा पढ़ना नहीं है, पर थोड़ा सा दिमाग लगा। जो तुम्हारी अनुशासन पावो कुंदक इब ब्रह्मांड उठावो, कांचे गट जिम डारो फोरी, सकौ मेरू मूसक तिमि मुतोरी। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? अब इसमें देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। जो तुम्हारी अनुशासन पावे कुंदक इब ब्रह्मांड उठावो, यानी कि यहां पर जो तारीफ की जा रही है वो वीर की तारीफ की जा रही है, यानी कि एक वीर योद्धा है जो ब्रह्मांड को उठा रहा है। तो जहां पर तारीफ वीर की जाए तो वहां पर कौन सा रस होता है? वहां पर होता है उत्साह। उत्साह के साथ ये काम कर रहे हैं तो वीर रस हो जाए। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, खद्दर कुर्ता भगभको नेता जैसी चाल, यही बालक मुंह मन बसो सदा बिहारी लाल। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? अब इसमें देखिए थोड़ा सा जो वाक्य का जो मतलब इसको पढ़ने का जो तरीका थोड़ा सा अलग हो गया है। खद्दर कुर्ता भगभको नेता जैसी चाल, यही बालक मुंह मन बसो सदा बिहारी लाल। तो थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत इसमें है। प्रश्न सिंपल सा है, बस थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है। इसमें हो जाएगा हास्य रस, क्योंकि इसमें हास्य की बात हो रही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। 37वां प्रश्न, इनमें से सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? जर्जरित कैसे लिखा जाता है? अब जर्जरित जब भी अगर आपसे पूछा तो जर्जरित को लिखने का जो तरीका है ना वो ये रहा। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी पर। अगला प्रश्न देखिएगा। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा है, संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, ये संविधान की किस धारा में कहा गया? 372, 343, 243, 350। संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, ये संविधान की किस धारा में कहा गया है? तो ये संविधान की 343 धारा में कहा गया है। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी पर। अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न है गाइस कि आकाश गंगा का पर्यायवाची शब्द है? मंदाकिनी, सुर नदी, स्वर्ग नदी या ये सभी? आकाश गंगा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? मंदाकिनी भी होता है, सुर नदी भी होता है, स्वर्ग नदी भी होता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी पर। 40वां क्वेश्चन देखेगा, धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला होता है व्ययी, धनिक, वित्तव्ययी, अपव्ययी। धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला, इसको क्या कहते हैं? तो धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाले को हम कहते हैं
अपव्ययी। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी पर। 41वां क्वेश्चन, जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हैं उसको क्या कहते हैं? अधो हस्ताक्षर, हस्ताक्षरित, अधो हस्ताक्षरकर्ता, अनुमोदन। जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हों उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं अधो हस्ताक्षरकर्ता। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी पर। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे जो कहेंगे कि सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, हार्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं आपको हार्ड भी क्वेश्चंस करा रहा हूं और सिंपल भी क्वेश्चंस करा रहा हूं, ताकि अगर आप पेपर देने के लिए जाएं तो हिंदी वाले सेक्शंस में आप 25 यानी 25 में 25 बना कर आएँ। मेरा कहने का मतलब ये है। बरसात बिल्कुल ना होना, ये क्या कहलाता है? अनावृष्टि, अल्पवृष्टि, अनावृष्टि या अनावृष्टि। बरसात बिल्कुल ना होना ये क्या कहलाता है? तो बरसात बिल्कुल ना होना इसे हम कहते हैं अनावृष्टि। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी पर। उज्ज्वल में उपसर्ग क्या होगा? तो उत, इसे तोड़ लीजिए, थोड़ा दिमाग लगाइए। उत धन ज्वल, तो उज्ज्वल में उपसर्ग क्या हो जाएगा? उत हो जाएगा। तो मैं आपको क्या बताया था, स्टार्टिंग का शब्द आपका उपसर्ग और लास्ट वाला शब्द आपका प्रत्यय हो जाता है। तो राइट आंसर की बात करें ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उपासना में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? तो इसमें भी कुछ खास नहीं है, बस थोड़ा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। उपासना, इसमें भी आपका उपसर्ग हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी पर। ठीक है, अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न इनमें है कि इनमें से किस शब्द में कर्मधार समास नहीं है? भारतवासी इसमें भी नहीं होगा। परमेश्वर, महाजन, पीताम्बर। भारतवासी, परमेश्वर, महाजन, पीताम्बर, किस शब्द में कर्मधार समास? देखिए भारतवासी में आपका जो है तत्पुरुष समास होगा, ना कि कर्मधार समास। तो राइट आंसर जाएगा आपका ए ऑप्शन पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। मनोहर में कौन सी संधि है? जब आप मनोहर की संधि करते हैं तो मनोहर की संधि क्या होती है? मन धन हर, क्या है इसमें क्वेश्चन में? सी ऑप्शन, विसर्ग संधि हो जाएगी। तोड़ा और आंसर तुरंत निकल आया। क्या है इससे बताइए? क्वेश्चन बिल्कुल सरल सा है क्वेश्चन। संतोष का सही संधि विच्छेद क्या होता है? समधनतोष, ये होगा, ये होगा या फिर ये होगा। संतोष का संधि विच्छेद क्या होता है? समधनतोष। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपसे ये पूछ लिया संतोष में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी, तो यहाँ हो जाएगी व्यंजन संधि। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो राइट आंसर जाएगा आपका ए ऑप्शन के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। प्रत्येक किस समास का उदाहरण? तो मैंने आपको क्या बताया था? यथा, अनु, प्रति, बड़ा, भर, उदहर। तो प्रत्येक, प्रतिधन एक, प्रतिधन एक, तो प्रति किस में आता है? यथा, अनु, प्रति, बड़ा, भर, उदहर। ये मैंने आपको बताया था, जस्ट अभी बताया था मैंने आप लोगों को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी पर जाएगा, अव्ययभाव समास हो जाएगा। त्रिभुज में कौन सा समास होगा? द्विगु, द्वंद्व, तत्पुरुष या अव्ययभाव। त्रिभुज यानी संख्यावाची शब्द है, तो जहां पर संख्यावाची शब्द होता है तो वहां पर कौन सा समास होता है? वहां पर होता है द्विगु समास हो जाता है। तो राइट आंसर आपका जाएगा ए ऑप्शन पर। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, पतंग शब्द का कौन सा अर्थ नहीं होता? देखिए सूर भी होता है, पक्षी भी होता है, कीट भी, लेकिन घोड़ा जो है ना, ये पतंग का अर्थ नहीं होता है। तो राइट आंसर किस पे जाएगा? राइट आंसर जाएगा आपका डी ऑप्शन पर।